नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। गाइस, आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेके हम बहुत ही केयरलेस रहते हैं और उस वजह से बहुत सारे नोटिस जो हैं जारी किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में गाइस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत केयरलेस तरीके से यूपीआई की ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसा कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पैसा कैश में ना दे करके, अपनी ट्रांजैक्शंस कैश में ना करके किस में करें, यूपीआई के थ्रू करें, भीम के थ्रू करें, पेटीएम के थ्रू करें या फिर ई वॉलेट के थ्रू करें। यानी किसी ना किसी अदर माध्यम से ये ट्रांजेक्शन हो, यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन हो, कैश ट्रांजेक्शन ना हो। गवर्नमेंट तो बिल्कुल कैश ट्रांजेक्शन को खत्म करना चाहती है। और हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है यार, घर बैठे बिजली का बिल पे कर दिया, घर बैठे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे पे कर दिए, दोस्तों को ट्रांसफर कर दिया, बहुत ईजी हो गया, तो क्यों ना हम यूपीआई यूज करें। लेकिन गाइस, इसमें प्रॉब्लम बवंडर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा ये है कि इनकम टैक्स के नोटिस आने शुरू हो गए हैं ऐसे लोगों पर जो बहुत ज्यादा यूपीआई करते हैं। अब बाद में जाके पर्सन सोचता है, यार ये इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आया, मैंने तो सिर्फ ट्रांजेक्शन की थी कुछ एक, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और ज्यादातर लोग जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि यूपीआई करने से कुछ ना कुछ कैशबैक भी आ जाता है, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स बन जाता है। इवन कई लोग तो क्या करते हैं, दोस्तों को ही आपस में ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर हर एक चीज समझाने वाली हूं कि यूपीआई ज्यादा करने से आपको किस किस तरीके की दिक्कत आ सकती है और किस किस तरीके के मिसकंसेप्शन हमारे पास है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, हर एक चीज हम आज की अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो गाइस, हमारे पास कुछ एक कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, यानी हमारे माइंड में कुछ एक गलत फहमियां हैं किसको लेकर के, यूपीआई पेमेंट्स को लेकर के। सबसे पहले बात, हम क्या सोचते हैं कि ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं, बहुत इजीली हो जाती हैं, ई वॉलेट से की, यूपीआई से की। ये सब चीजें ट्रैक नहीं कर पाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमें बहुत बड़ी गलत फहमी है इस बात की कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करेगा कैसे, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी केवाईसी अपलोड करते हैं। चाहे आपने भीम के थ्रू या आपने गूगल पे, पेटीएम, किसी भी चीज के थ्रू, किसी ई वॉलेट के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफर किया या पैसा रिसीव किया, चाहे आपने पैसा दिया चाहे आपने पैसा लिया, आपके पास स्टार्टिंग में केवाईसी अपलोड करवाई जाती है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। आप उसमें क्या करते हो, अपनी केवाईसी सबमिट करते हो। केवाईसी सबमिट होने के बाद आपके पास जो प्रोसीजरल आएगा बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज का, जो ये इस केवाईसी के कंप्लीट होने के बाद आपकी सारी डिटेल सामने वाले के पास चली जाती है। आपके पैन की डिटेल, आपके आधार की डिटेल, ये सारी डिटेल्स सामने वाले पर्सन को मिल जाएंगी, चाहे वो कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हैं। अब वो जो डिटेल्स है ना, ऑटोमेटिकली आपके पर्सनल डिटेल से मैच हो गई। इसके मैच होने के बाद वो सारा डाटा आपका चाहे गूगल पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे कोई और ऐप है, बैंक है, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है। ध्यान रखिए, बैंक्स जो है ना, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, इनके लिए मैंडेटरी है। इवन हर एक जो आपके पास यूपीआई सिस्टम्स हो गए, एप्स हो गई, उन सब के लिए भी ये चीज जरूरी है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यू कांट अवॉइड दैट। ठीक है जी, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है जो उन्होंने सबने साइन किया होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, वो सब की सब गवर्नमेंट को देंगे, सबकी सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। तो यानी जितनी भी आपने यूपीआई की ट्रांजैक्शंस किया ना, वो सबकी सब गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी ट्रैक कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ट्रांजेक्शन्स जो है वो ट्रैक नहीं हो रही। क्लियर। तो अब जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल करने वाले हैं ना, वो आपको बिल्कुल ध्यान से फाइल करनी है अगर आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हैं तो। क्योंकि ये जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सभी के सभी आपके ऊपर लग जाएंगे इनकम टैक्स के। अब सबसे बड़ी बात, लोगों का कहना क्या है कि मैम, मैंने जो ट्रांजेक्शन्स की थी वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी किया था, मैंने कौन सा सेल कर दी। मेरा एक दोस्त था,
मैंने उसको पैसा दे दिया, या मेरे किसी दोस्त ने मेरे खाते में डाल दिए, या मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे एज अ गिफ्ट दे दिए, या मैंने, सबसे बड़ी जो लोग गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं कि एक जस्ट कैशबैक लेने के लिए, सिर्फ एक कैशबैक के लिए यूपीआई पेमेंट घुमाते हैं कि मैंने 10,000 उसको दे दिए, फिर अगेन उसने 10,000 मुझे दे दिए, या मुझे मेरे खाते में किसी ने 50,000 डाल दिए। करते 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 बहुत एक बड़ी ट्रांजेक्शन इकट्ठी कर देते हैं। यानी इस तरीके से जब मैं टोटल लगाऊं, अगर मैं देखूं टोटल, तो एक पर्सन के खाते में 45 लाख क्रेडिट हुए हैं। कितने क्रेडिट हुए? 45 लाख। और सिर्फ किस लिए? इधर उधर की सारी यूपीआई ट्रांजेक्शन थी। 45 लाख की जो ट्रांजेक्शन है उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, जस्ट वैसे ही कैशबैक के लिए या अदर वैसे लेना देना हो गया दोस्तों से, 45 लाख की ट्रांजेक्शन थी। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, 45 लाख की ट्रांजेक्शन्स बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको इनको डिफाइन करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। या तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए डिफाइन करने के लिए। अगर प्रॉपर प्रूफ नहीं है ना, तो ये जो 45 लाख आए हैं, ये आपकी बिजनेस की रिसिप्ट मान ली जाएगी कि ये आपने कोई ना कोई काम किया है, बिजनेस किया है, और ये आपके बिजनेस रिसिप्ट में काउंट कर लिया जाएगा और उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मैं अभी आगे बताऊं कि आपको किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या बात कर रही थी कि लोगों को क्या वहम है, क्या उनका क्वेश्चन है, वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी कंसीडर्ड, कि क्या ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कंसीडर्ड होंगी। कौन सी ट्रांजेक्शन? ट्रांसफर ऑफ मनी। जस्ट आपने ट्रांसफर ऑफ मनी की है, जी हाँ, बिल्कुल कंसीडर होगी, चाहे वो आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए ना भी की हो। या तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो कि आपने वो ट्रांजेक्शंस क्यों की। अगर आपने प्रूफ नहीं है आपके पास, फिर भी आपने ट्रांजेक्शंस की हैं और वो बिजनेस के लिए नहीं थी, प्रोफेशन के लिए नहीं थी, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन एंट्रीज को कवर करेगा, उन एंट्रीज के ऊपर डील करेगा, उसने उस एंट्रीज को कंसिडर करना है। ठीक है जी। देखिए मैंने साफ साफ लिखा है, ऑल यूपीआई ट्रांजेक्शंस विल बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्रूफ कि आपने वो ट्रांजेक्शंस क्यों की थी। अब मैंने आपको बताया, पीछे मेरी बात हुई अभी आपसे कि 45 लाख, 45 लाख एक पर्सन के अकाउंट में यूपीआई पेमेंट आई, उसके अकाउंट में पेमेंट्स आई, क्रेडिट हो गई। ठीक है जी। अब वो 45 लाख की जो यूपीआई पेमेंट्स क्रेडिट हुई, उसके पास कोई ब्यौरा नहीं है कहां से वो पैसा आया। और ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा लेकर के आगे किसी को दे रहा था, यानी मनी ट्रांसफर का कोई बिजनेस कर रहा था, उसके ऊपर पास प्रॉपर केवाईसी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ठीक है जी। तो ये 45 के 45 लाख, पहली बात तो आपकी बिजनेस की रिसिप्ट मान ली जाएगी कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपने उससे रिलेटेड 45 लाख रुपए लिए। तो जो बिजनेस से रिलेटेड आपने 45 लाख लिए ना, कम से कम गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 44 एडी क्या कहता है? जितना भी आपके पास पैसा आया बिजनेस से रिलेटेड, अब ये 45 लाख आपकी क्या मानी गई? ये 45 लाख मानी गई बिजनेस रिसीट्स, और यू कैन से प्रोफेशनल रिसिप्ट। ठीक है जी। जहां गुड्स होती है वहां बिजनेस रिसिप्ट, जहां सर्विसेज होती है वो प्रोफेशनल रिसिप्ट, बिजनेस या प्रोफेशनल रिसिप्ट मानी गई। तो कम से कम 6% ऑफ एग्रीगेट ट्रांजेक्शन, जो यूपीआई से ट्रांजेक्शन हुई है ना, उसका 6% कम से कम आपको क्या मानना पड़ेगा? प्रॉफिट मानना पड़ेगा। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन्स का जो बैंक के थ्रू हुई, यूपीआई के थ्रू हुई, या अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हुई। ठीक है जी। इसके अलावा जो कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं उनका प्रॉफिट कितना मानना पड़ेगा? 8%। यानी अगर वो पर्सन ये दिखा देना कि इस 45 लाख के अलावा 10 लाख का काम उसने कैश में भी किया, तो ऑब्वियसली 55 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मिनिमम की बात कर रही हूं मैं, मैक्सिमम आप कितना भी दिखाइए, बट मिनिमम की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ 45 लैक्स की, हम सिर्फ 45 लैक्स को दिखाएं। ऑब्वियसली ये सारा टर्नओवर मेरा किसका था? यूपीआई का था। तो 45 लाख इंटू मैंने 6% किया, दैट इज 2,70,000 रुपीज। 2,70,000 रुपीज। ये आपके पास क्या हो जाएगी? आपको इनकम शो करनी पड़ेगी अपने इनकम टैक्स के अंदर। इसके अलावा जो आपकी इनकम्स है, अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, प्लस इसके अलावा आपकी कोई और इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज की कोई इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की आ रही है, वो सब अलग है। हाउस प्रॉपर्टी की आपकी कोई इनकम आ रही है, वो सब अलग है। ये इनकम तो आपको शो करनी ही पड़ेगी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं इसके अलावा,
जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के सामने इकट्ठी हो रही है वो क्या है? अगर आपकी बिजनेस की टोटल टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाती है, अगर if you are doing a business and your total turnover is more than 40 lakh, that is exceeding 40 lakh rupees, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। जिस दिन टर्नओवर, अब देखो, आप सोचोगे ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, 45 लाख थी, 270 की इनकम दिखा देंगे, मेरे ऊपर कौन सा टैक्स लगने वाला है 270 में। 40 लाख की मेरी इनकम थी, 45 लाख की जो भी रिसिप्ट थी, मैंने 6% उसका 45 लाख का दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2,70,000 आ गया। और 2,70,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है 6% के रेट से, मैं तो मैडम बच गया ना। लेकिन आप फंस जाओगे जीएसटी इम्प्लीकेशन के अंदर। जीएसटी इम्प्लीकेशंस के अंदर आपको क्या करना है, 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होते ही जीएसटी लेना जरूरी है, जो कि आपने नहीं लिया। इस केस में आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, तो लिमिट कितनी आ जाएगी इस केस में? लिमिट आ जाएगी इस केस में 20 लाख रुपए। यानी यहाँ पे जो लेना है आपको वो 20 लाख के ऊपर क्रॉस होते ही जीएसटी लेना पड़ेगा। बिजनेस के केस में कितना है? 40 लाख। और सर्विसेज के केस में कितना है? 20 लाख। एक चीज मैं इसमें और आपको बता दूं, जो आप लोगों के लिए, सबके लिए जाननी जरूरी है, वो क्या है कि अगर यहाँ पे बिजनेस और सर्विसेज दोनों एक साथ चल रही हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मैं तो बिजनेस भी करता हूँ और साइड बाय साइड किसी चीज की सर्विस भी देता हूँ, दो तरीके से मैंने अपना काम शुरू कर रखा है। तो अगर बिजनेस और सर्विसेज दोनों साथ में है तो आपके पास 20 लाख की लिमिट आ जाएगी। यानी इस 40 लाख की लिमिट आपके पास कब है? जब आप प्योर बिजनेस करें, साथ में कोई भी सर्विस नहीं कर रहे, तो आपके पास ये 40 लाख की लिमिट है। अदरवाइज योर लिमिट विल बी 20 लाख। यानी आप इतना ज्यादा अगर यूपीआई पेमेंट्स करते हैं ना, तो जीएसटी के इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे। जीएसटी का जो नोटिस आएगा वो अलग। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स और जीएसटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंक और यूपीआई जो है वो सिर्फ इनकम टैक्स से डाटा शेयर करते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स सारा डाटा जीएसटी डिपार्टमेंट से भी शेयर करता है। आपने अगर पीछे सुना हो तो इन दोनों की आपस में दोस्ती हो चुकी है। जीएसटी और इनकम टैक्स आपस में सारा डाटा अपना शेयर करेंगे। इवन अगर आप अपना 26 खोलेंगे ना, जिसके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी की सारी टर्नओवर डिटेल उसके अंदर आती है, आपका जीएसटी नंबर उसमें आता है, मंथ वाइज टर्नओवर उसमें दिखाई जाती है। तो अगर आप ज्यादा यूपीआई करते हैं तो सिर्फ इनकम टैक्स वाले नहीं, जीएसटी वाले भी आपके पीछे लग जाएंगे। ठीक है जी। तो यूपीआई जो है आपने बहुत सोच समझ कर करना है। नेक्स्ट अगर हम चलें, एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, बहुत बड़ा सेक्शन है ये, मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाली हूँ अदर सोर्सेज की इनकम पे। तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको कैशबैक मिले हैं ना 50,000 से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो अदर सोर्सेज के अंदर क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। आपको अदर सोर्सेज के अंदर उनको टैक्स करके टैक्सेबल वैल्यू के अंदर दिखाना पड़ेगा। सिर्फ 50,000 की आपको उसमें एग्जाम्पशन मिलने वाली है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैशबैक कैशबैक के चक्कर में यूपीआई की ट्रांजेक्शन घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। ठीक है जी। जेन्युइन भी ट्रांजेक्शन होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि जेन्युइन ट्रांजेक्शन होती नहीं है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन होती होंगी, उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ कैशबैक आता होगा। बट अगर जेन्युइन नहीं है फिर भी कैशबैक आता होगा, तो जितना भी टोटल कैशबैक है, चाहे जेन्युइन है या जैसे भी है, कैशबैक जितना भी आ रहा, 50,000 के ऊपर आप नहीं उसमें एग्जाम्प्ट में ले सकते। 50,000 के ऊपर का कैशबैक जो है वो टैक्स करवाना पड़ेगा आपको, टैक्सेबल इनकम में शो करना पड़ेगा। कहाँ शो करना है? अदर सोर्सेज में शो करना है, ये दिखाना जरूरी है एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सॉरी दिस इज नॉट सेक्शन, सॉरी दिस इज रूल, अकॉर्डिंग टू रूल 3 सब रूल 7(4), ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5,000 का कोई गिफ्ट वाउचर दे दिया, अगर एम्प्लॉयर ने दिया, किसको? एम्प्लॉय को दिया 5,000 से ज्यादा, यानी 5,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, मुफ्त है, टैक्स फ्री है, मुफ्त इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है जी। 5,000 तक का कोई गिफ्ट वाउचर मिला एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से? यूपीआई ट्रांजेक्शन से। लेकिन 5,000 से ज्यादा का मिल गया तो भैया यूपीआई ट्रांजेक्शन से ही क्यों ना मिला हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा।
ठीक है जी। यानी यूपीआई के वाउचर्स जो आपको मिलते रहते हैं ना एम्प्लॉयर के थ्रू, ये चीज भी 5,000 के ऊपर टैक्सेशन लिमिट में है, इसके ऊपर आपको टैक्स लगवाना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से यूपीआई की ट्रांजेक्शन कीजिएगा। और अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हैं तो और भी ध्यान से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिएगा। क्लियर। और अब तो आप लोगों को पता है एआईएस भी आ चुका है। अगर एआईएस के ऊपर किस तरीके से रिटर्न भरनी है, आपको उसकी जानकारी चाहिए, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे एनी वाउचर्स रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली। अगर कोई वाउचर्स आपको फ्रेंड्स ने दिए, फैमिली ने दिए, ठीक है जी, तो इन वाउचर्स में भी 50,000 से ज्यादा जितने भी होंगे वो टैक्सेबल होगा फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है जी। तो यूपीआई के थ्रू ये कई वाउचर्स हमें मिलते रहते हैं, आपको इन वाउचर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बिल्कुल अंधे होकर के काम नहीं करना। अगर इस तरीके से काम किया, देखिए हमें पहले ही इस तरीके से काम करना है कि इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आए। नोटिस आने के बाद अगर झमेले में पड़ोगे तो बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा, बाद में झमेले निपटाने मुश्किल हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से अपनी रिटर्न भरिए, ताकि कोई झमेला हमारे ऊपर आए ही ना। प्रॉपर तरीके से अपनी आईटीआर फाइल कीजिएगा। दूसरी बात, अगर ई वॉलेट और यूपीआई में आपने ट्रांसफर किए फंड्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, दैट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, यानी उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अगर आपने ई वॉलेट और यूपीआई से ट्रांसफर ऑफ फंड किए हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा के, तो उसके अंदर हमारे पास क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। गाइस मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे तरीके से आपको बता पाऊं। अगर आप बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दिक्कत आपको खड़ी हो सकती है। ठीक है जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की अदर वीडियोस डालूं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो डालूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो पे अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।